वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे दोबारा से आईपीओ के बारे में। आज दूसरी कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि है सोना कॉमस्टार। कभी कभी को इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि कभी एक साथ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है आईपीओ का और कभी एकदम बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। अभी वही बात है, जैसे कि बाहर मौसम में बारिश हो रही है वैसे ही अभी आईपीओ की बारिश होने वाली है। एक ही डेट पर दो दो आईपीओ खुलने वाले हैं। 14 जून को दो दो आईपीओ खुलने वाले हैं जो कि है कल। अब बात करते हैं कि किस में अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है, कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं और आईपीओ डेट्स कब से कब तक हैं और कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अभी जाके उससे अकाउंट ओपनिंग करिए ज़ीरोधा में, जो कि सबसे अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आप उससे इनरोल करेंगे तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट जो कि प्राइवेट चैनल में पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जिसमें हम स्टॉक्स और निफ्टी के बारे में बहुत ही डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहला पार्ट होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे कि कंपनी कैसे फाइनेंशियल रेशियोज रखती है, कैसे अभी उनके पीयर कंपेरिजन्स कैसे हैं दूसरी कंपनी से, वो कैसे बेहतर है। और तीसरी बात करेंगे आईपीओ के डेट्स के बारे में, कब से कब तक आईपीओ आने वाला है। चौथा बात होगी माय पर्सनल ओपिनियन, जिसमें मैं अपना ओपिनियन रखूंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है पार्ट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1995 में और आज की डेट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। ये ऑटोमेकर्स का काम का उनका पार्ट्स बनाती है और इनके सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मोटर्स का, जो कार में मोटर्स यूज होती हैं उनका, गियर्स का और सारे कार के कंपोनेंट्स या ऑटोमोटिव जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कार्स, ट्रक्स या जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है उनका सबसे मेजर कंपोनेंट्स बनाने में इनका बहुत ही लीडिंग ये कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा इनका काम एक्सपोर्ट में भी है। तो इससे क्या होता है कि इनका कंपनी का प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाइड है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी डाइवर्सिफाइड है, जो कि बताता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा एक रेवेन्यू टॉप लाइन दे रही होगी, प्लस कभी भी एक ही क्लाइंट या फिर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी जगह पे ये ऑपरेट करती है। इंडिया से बाहर भी यूएसए, चाइना और मैक्सिको में भी ये इनका असेंबली प्लांट है, जो कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है और एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। इनके टोटल 9 असेंबली मैन्युफैक्चरिंग है, 6 इंडिया के अंदर है, बाकी 3 मैंने आपको पहले बता ही दिए जहाँ पर इनका है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, जो क्रिसिल रिपोर्ट आती है कंपनीज के लिए, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार ये टॉप लीडिंग कंपनी है और हमेशा टॉप 10 में रही है। 2020 में टॉप 20 में भी ये आई है और टॉप 20 की ये 2020 की ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनी है सोना कॉमस्टार इस ईयर में। अब आगे चलते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल में कंपनी कैसी रही है, कैसे क्या हुआ है। असेट्स 2019 में 16,325 मिलियन थे, जो बढ़कर 2020 में 18,500 मिलियन कुछ हो गए। 2021 में 21,748 हुए। कंपनी के एसेट्स ना ज़्यादा बहुत ही तेज़ बढ़ रहे हैं, ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी एक अच्छे कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट बर्थ से अपने ऊपर बढ़ रही है, कांस्टेंट ग्रोइंग है। एसेट्स की ज़्यादा ना बहुत अच्छी है ना कम है, तो इसको बोल सकते हैं एवरेज ओके एसेट ग्रोइंग कंपनी है। ईपीएस इसका है 5.10, जो कि ओके है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है 35%, जो कि बहुत अच्छा होता है ऐसी किसी भी कंपोनेंट्स या B2B कंपनी के लिए। 35 नेट रिटर्न ऑफ नेटवर्थ बहुत ही अच्छा होता है। पी रेशियो, जो लिस्टिंग के बाद डाइल्यूशन के बाद जो मैंने निकालने की कोशिश करी थी, जो लिस्टिंग होने के बाद पी रेशियो क्या आएगा, वो है 78। अब बात करते हैं पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं। ये एकदम नेक टू नेक पीयर कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बट सेम ही इंडस्ट्री के माने जाते हैं। सबसे पहले आती है मदरसन सुमी, जिसका पी है 148, बॉश जिसका पी है 46, एंड्योरेंस जिसका पी है 52 और वेबको जिसका पी है 125। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से ओके वैल्यूएशन बोल सकते हैं, ना ज़्यादा ये लिस्टिंग गेन्स की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं।
क्योंकि जितना ये ग्रोथ दिखा रहे हैं उसी हिसाब से पूरा पैसा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स में पैसा बांटना नहीं चाह रहे हैं। तो ये है कंपनी के पी रेशियो और इन सब फाइनेंशियल्स की बात। अब बात करते हैं कंपनी का जो प्रमोटर हैं, वो हैं संजय कपूर जी हैं। वो भी कोई अच्छे प्रमोटर हैं, कभी भी उन पर कोई एलिगेशंस नहीं लगे हैं, जो बताता है कि कंपनी एक अच्छे प्रमोटर्स के हाथ में है, और बाकी सारे प्रमोटर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिपेमेंट ऑफ द लोन या डेप्ट। जो भी डेप्ट लिया है उसका रिपेमेंट करना है। सबसे पहला तो ये होता है जो हमेशा हर आईपीओ में देखा जाता है, जो डेप्ट पे करना चाहती है कंपनी। सेकंड होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर एक ही आईपीओ में एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात करते हैं आईपीओ की डेट्स के बारे में। आईपीओ कब आ रहा है, कब अप्लाई करना चाहिए, कब कैसे रहेगा। 14 को आईपीओ आने वाला है, 16 तक इसके एप्लीकेशन फॉल रहेंगे। अगर अप्लाई करना है तो 16 के 2 बजे से पहले पहले अप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 बजे के बाद कभी कभी बैंक एरर आ जाता है। 21 को फाइनल उसका पता चल जाएगा स्टेटस कि आपको लिस्ट हुआ है नहीं हुआ। रिफंड 22 से आना स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन डिले हो सकता है, कोई इशू नहीं आता उसमें। 24 को उसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे टेनेटिव डेट्स हैं, ये चेंज भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इसमें ओएफएस और फ्रेश इशू कितना है। ओएफएस इसमें है 5250 करोड़ और फ्रेश इशू है 300 करोड़। ये बहुत ही नेगेटिव पार्ट हो जाता है आईपीओ के लिए, क्योंकि ओनली 300 करोड़ का फ्रेश इशू और 5250 करोड़ का ओएफएस, मतलब प्रमोटर्स के बहुत ज़्यादा स्टेक बेचा जा रहा है और बहुत ही कम फ्रेश इशू दिया जा रहा है, और लिस्टिंग गेन्स इसी हिसाब से बहुत ही कम अनुमान लगाई जा सकती है। सिंगल लॉट ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर अप्लाई करना भी हुआ तो सिंगल लॉट अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिटेल के लिए ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है, और ज़्यादा एक सिंगल लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने पर कभी भी अपना सिलेक्ट नहीं होगा। अगर अप्लाई करना होगा तो किस लेवल पर करेंगे, हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करिए जब भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना हो तो। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, माय पर्सनल ओपिनियन। बट अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है किसी भी फैमिली मेम्बर्स के नाम से, तो अभी जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पर जाइए और अब उनका अकाउंट खोलिए, जिस पर आपको प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का मौका मिलेगा और आप नई चीज़ें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस देखने को आपको मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल एनालिसिस। अभी क्या हो रहा है, अभी ये आईपीओ एवरेज आईपीओ है। जब भी क्या होता है, बहुत सारे आईपीओ आते हैं तो कोई लिस्टिंग गेन कम देता है, कोई लिस्टिंग गेन ज़्यादा देता है। तो ये एक एवरेज आईपीओ मेरे को लग रहा है, एवरेज आईपीओ है। अभी तक मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स इसमें 8% से लेके 15% तक ही होंगी, उससे ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट ये डिसीजन मेरा आखिरी दिन वाला होगा। जैसे 2-3 तरीके के आईपीओ आते हैं। एक आईपीओ ऐसा आता है कि जिसमें अप्लाई करना ही करना है, पहले से ही पता होता है, डीएचआरपी पढ़ने के बाद पहले ही फाइनलाइज हो जाता है कि करना ही करना है। कोई आईपीओ ऐसा होता है जिसमें नहीं करना है, पहले ही पता चल जाता है। तीसरा आईपीओ होता है कि जिस दिन डेटा कैसा बुक अप बिल्ड हो रही है, कैसे बुक्स बिल्ड हो रही हैं, मतलब कैसे इसमें एप्लीकेशंस आ रहे हैं पहले और दूसरे दिन, फिर उसके बाद तीसरे डे पे डिसीजन लिया जाता है। अभी तक एवरेज आईपीओ है 8 से लेके 15% तक। किसी को अगर रिटर्न्स चाहिए तो इसमें वो अप्लाई कर सकता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।